हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जिसमें यहां से 4-5 गुना होने का पोटेंशियल है, 4-5 टाइम्स होने का यहां पर पोटेंशियल है। कंपनी की कुछ चीजें बेकार हुई थी, लेकिन सारी चीजें ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। जिस रीजन से कंपनी का बिजनेस दबाव में था, प्रेशर में था, जिस वजह से शेयर प्राइस टूटा था, उन सब चीजों की यहां पर रिवर्सल शुरू होता हुआ नजर आता है। यानी कि जिन रीजन से चीजें नीचे आई थी, शेयर प्राइस नीचे आया था, वो सारी चीजें वापस से ठीक होती हुई नजर आती है। कुछ चीजें कंपनी के फेवर में अभी हुई हैं, और जो कंपनी के फेवर में अभी कुछ घटनाएं हुई हैं, वो करंट वैल्यूएशन के बेस पर बहुत बड़ी हैं। तो यहां पर हम सारी बात करेंगे इस बिजनेस के बारे में कि कितना पोटेंशियल है। वी विल अंडरस्टैंड द बिजनेस, वी विल अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल्स, एंड हम यहां पर टेक्निकल्स की भी बात करेंगे। लेकिन मेरी यहां पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल करने की। मैं आपको सिर्फ क्लियर करूंगा चीजें कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स वो अच्छे लग रहे हैं, और क्या क्या यहां पर कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी डाइसी हैं, कमियां नजर आ रही हैं। तो सारी बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर बातें समझ में आती हैं तो यहां पर अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। मैंने इस स्टॉक का जिक्र किया था ट्विटर पर। अगर आप ट्विटर पर मुझे फॉलो नहीं करते हो तो ट्विटर पर फॉलो कर लो, क्योंकि मैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स यहां पर अगर कुछ करता हूं तो मैं यहां अपडेट कर देता हूं। जैसे मैंने एक यहां पर अभी अब हाल फिलहाल में अपडेट किया था आदित्य बिरला, तो मैंने किया ही था। उससे पहले मैंने यहां अपडेट किया था रिलायंस इंफ्रा इज वन ऑफ द स्टॉक्स दैट आई हैड एडेड इन माय पोर्टफोलियो। आई हैड एडेड 10,000 शेयर्स एट द रेट 97.84। तो मैंने ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीस के शेयर्स लिए थे, और ये बाइंग प्राइस था मेरा 97.84। और जब मैंने इसको यहां पर डाला था तब तक प्राइस थोड़ा सा, कुछ दिन हो गए थे, तो तब तक प्राइस बढ़ चुके थे। आई वाज इन गेन ऑफ 18.87%। लेकिन अभी जो टोटल गेन है मेरा इस शेयर में, दैट इज 37% अराउंड। तो यहां पॉइंट ये आता है, विवेक भाई साथ के साथ क्यों नहीं डाला था? तो उसका रीजन मैं बता देता हूं कि मैंने यहां अपडेट भी किया था कि मैंने ये इस तरह से क्यों नहीं डाला था। तो यहां पर बहुत सारे रीजंस थे। जैसे मैंने बताया, आफ्टर दिस मैसेज यहां पर एक मैसेज आया था, आई थिंक विवेक भाई इज ऑन ए मिशन। जो भी पैनी घटिया बेकार स्टॉक्स हैं उन्हें आम आदमी को चिपकाने पर। तो जब इस तरह का कुछ ब्लेम गेम होता है ना, तो कहीं ना कहीं अंदर से फील होता है कि छोड़ो यार, रहने ही दो। क्योंकि अगर यहां पर अच्छे काम भी करो और उसके बाद में इस तरह के ब्लेम गेम भी सुनने को मिले, तो ठीक है यार, मैं अपने अकाउंट में कमा लेता हूं। बाकी अगर सबको ऐसा ही लगता है तो फिर ऐसे ही लगने दो। तो यहां पर और मैंने यहां लिखा भी फिर उसके बाद में, आफ्टर दिस मैसेज आई हैव रेस्ट्रेन्ड माई सेल्फ फ्रॉम पोस्टिंग माई रिसेंटली एडेड स्टॉक। तो ये जनवरी 19 को आया था। जनवरी 19 के बाद मैंने जितनी भी बाइंग की, मैंने कुछ भी ट्विटर पर अपडेट नहीं की, और 1 फेब को मैंने फाइनली लिखा कि यार रीजन बता देता हूं कि मैं क्यों नहीं अपडेट कर रहा हूं। तो उसके बाद 722 रेस्पॉन्सेस आए थे। सारे रेस्पॉन्सेस इसी तरह के थे कि विवेक भाई, आप इन 1-2 लोगों के चक्कर में जो बाकी बड़ी सी फैमिली है उनको सफर मत करने दो। आप अपने आइडियाज बताते रहो, अगर किसी को अच्छा लगेगा तो लेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं लेगा, क्योंकि प्रॉफिट भी उन्हीं का है, लॉस भी उन्हीं का है। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर जो भी मैं अपडेट करता हूं, मैं सिर्फ एक आइडिया देता हूं दैट आई हैव बॉट दिस थिंग, और इसको लेकर मैं वीडियो बना दूंगा। आपको समझ में आएगा तो लो, नहीं समझ में आता है नहीं लो, क्योंकि यहां पर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर जब वीडियो बनती है, डिटेल में समझ में आता है, तो वहां क्लैरिटी आती है, सीखने को मिलता है कि किस तरीके से हम यहां पर पैसे कमा सकते हैं। तो जब खरीदा था 97.84 प्राइस था। अभी कितना प्राइस है? अभी 133 है। ज्यादा दिन की बात नहीं हुई, कुछ ही दिन में 37% के आसपास का गेन है। लेकिन अभी भी यहां अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है? यहां से 4-5 टाइम्स की अपॉर्चुनिटी है। बट एक पॉइंट यहां पर और भी है कि डेली बेसिस पर मेरे लिए एक से ज्यादा वीडियो बनानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसीलिए मैं एक ही वीडियो बना पाता हूं। अब कई बार क्या होता है कि स्टॉक मैंने परचेज कर लिया, मैंने ट्विटर पर अपडेट भी कर दिया, लेकिन उसकी डिटेल वीडियो बनाने में 3-4-5 दिन कई बार लग जाते हैं, क्योंकि बाकी वीडियोस भी लाइनअप में होती हैं जो उस सिचुएशन के हिसाब से मुझे ठीक लगता है, मैं वो वीडियो बनाता हूं, जिससे लर्निंग हमारी लगातार होती रहे। तो यहां इसको खरीदने के रीजंस क्या थे, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग नाउ। तो यहां पर सबसे पहले बिजनेस समझ लेते हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस क्या है? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी सेक्टर में है। ये पावर जनरेशन में भी है, ट्रांसमिशन में भी है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, और ट्रेडिंग में भी है। यानी कि पावर से रिलेटेड जितना भी सारा काम है, सारा इनके पास है।
दूसरा ये कंस्ट्रक्शन में है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में है, तो यहाँ पर रोड्स भी हैं, मेट्रो भी है, डिफेंस भी है, एयरपोर्ट्स भी है। तो ये अच्छे खासे सेगमेंट्स में है, सारे सेगमेंट्स इन्होंने कवर किए हुए हैं। उसके बाद में इनके पास अलग भी है यहाँ पर इरेक्शन एंड कमीशनिंग, तो सोल्यूशन फॉर एनर्जी, ईएनसी डिवीजन, इंजीनियरिंग, फ्यूचर, स्ट्रेंथ ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर ये वो भी एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सारा बिजनेस वो बिजनेस है जिसका आने वाले टाइम में इंडिया में बहुत ह्यूज पोटेंशियल है, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक बाकी सारी चीजों में कुछ भी नहीं हो सकता। यहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है ये, तो इसका इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल है आने वाले टाइम में। तो बिजनेस की तो हमने बात कर ली, अब इसके बाद में एक बात करते हैं यहां पर इसके फाइनेंशियल्स की। सबसे पहले फाइनेंशियल्स में टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इसकी हालत खराब क्यों हुई थी। इसकी हालत खराब हुई थी जरूरत से ज्यादा लोन होने की वजह से, और जो प्रोजेक्ट थे वो टाइम से एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, तो रेवेन्यू आई नहीं और इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ता चला गया। सो दैट वाज वन रीजन। तो यहां पर अगर हम उस रीजन की बात करने लगे, हम एक बार बैलेंस शीट में जाते हैं, तो बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं कि इनका जो हाईएस्ट एवर बोरोइंग थी एक पर्टिकुलर टाइम पर मार्च 2016 में, दैट वाज 30,000 करोड़ एंड नाउ दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 13,928 करोड़, यानी कि इन्होंने अपनी बोरोइंग को हाफ से भी कम कर लिया है। तो यहां पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पिछले कुछ टाइम में, अगर हम बैलेंस शीट में वापस से आते हैं, पिछले कुछ टाइम में इन्होंने अपने अगर हम 6 मंथ्स की बात करने लगे तो इनका रिजर्व इंक्रीज हुआ है, यानी कि जो रिजर्व इनका लगातार कम हो रहा था क्योंकि बिजनेस अच्छा नहीं था, वो रिजर्व वापस से इंक्रीज होना शुरू हुआ है। तो यहां पर जो इंप्रूवमेंट है वो नजर आ गई है। सितंबर हाफ ईयरली की जो बैलेंस शीट आई है उसमें ये चीज नजर आ गई है साफ साफ। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है कि इनकी जो अगर हम बुक वैल्यू देखने लगे, बुक वैल्यू इज 436 रुपीज एंड द टाइम व्हेन आई हैड बॉट दिस स्टॉक उस टाइम पर 97.84 थी। और ये फेब 3 की बात है, अभी बहुत ज्यादा टाइम इस बात को नहीं हुआ है। फेब 3 से पहले परचेज किया था, फेब 3 को तो इसका प्राइस 116 था अभी, लेकिन 116 के बाद भी 134 हो गया, तो लगातार यहां से ऊपर जा रहा है शेयर, और यहां बुक वैल्यू 436 है। अगर कंपनी अच्छा करती है तो कोई भी कंपनी अपने बुक वैल्यू तक तो पहुंच ही जाती है। जैसे मैंने एचडी मीडिया को लेकर एक वीडियो बनाई थी, यहां पर मैं ऊपर लिंक भी दे रहा हूं उसका, बाद में एक बार देख लेना। एचडी मीडिया में भी सेम सिचुएशन थी कि बुक वैल्यू से काफी नीचे था और वो लगातार ऊपर जा रहा है, स्पीड से ऊपर जा रहा है। तो यहां 436 तक तो इसका जाना मेरे हिसाब से तय है, क्योंकि उसके एक और बहुत बड़ा रीजन है जो इनके फेवर में हुआ है। वो रीजन क्या है, इनका एक केस चल रहा था दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर में यहां पर केस को फाइनल किया है। एंड दिस रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यहां पर 7100 करोड़ रुपीस रिसीव करेगी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन से। तो 7100 करोड़ यानी कि 7100 करोड़ रुपीस इनको मिलने वाले हैं। 1000 करोड़ रुपीस तो इन्होंने 48 आवर्स के अंदर अंदर ही इसको पे करने की बात हो गई थी, दैट विद इन 48 आवर्स हाई कोर्ट दैट इट हैज एग्रीड टू डिपॉजिट 1000 करोड़ इन एन एस्क्रो अकाउंट विद इन 48 आवर्स एंड सॉट more time to compute payable amount passed in the order of arbitral dispute with Reliance Infrastructure Delhi Airport Metro Express Private Limited, जो दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की एक कंपनी है, रिलायंस इंफ्रा की जो एक सब्सिडरी कंपनी है उसके फेवर में। और यहां पर लेकिन एक और चीज है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, in its case in Delhi High Court, DMRC has disputed the payable amount passed in the arbitral dispute order with Reliance Infrastructure. DMRC has argued that the payable amount is 5,000 crore as against Reliance Infra claim of 7,500. तो एक चीज तो यहाँ पर पक्की है कि जो 7,100 करोड़ का जो यहाँ पर एक ऑर्डर पास हुआ है, 5,000 करोड़ तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अपने आप से ही एग्री कर रहा है कि इतना तो है ही, इससे ज्यादा और हो सकता है। लेकिन उसके बाद में ये न्यूज कब की है, अगर आप ध्यान से देखोगे, देन दिस न्यूज इज ऑफ December 7th 2021, December 7 की है। उसके बाद में एक और यहां पर मैं न्यूज देख रहा था
ये थोड़े से बाद की है, उसके बाद 22 दिसंबर की है, यानी कि 2 वीक्स बाद की है। और यहां पर डीएमआरसी ने जो मेंशन किया है, डीएमआरसी हैज सबमिटेड एन एफिडेविट टू दिल्ली हाई कोर्ट क्लेमिंग इट हैड टोटल फंड्स ऑफ 5800 करोड़। तो यहां पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कहना है कि इनके पास जो टोटल पैसा है वो 5800 करोड़ ही है, जो कि कम है आर्बिट्राल अमाउंट से। तो अब ये इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, देना तो 7100 करोड़ ही पड़ेगा, लेकिन अभी इनके पास 7100 करोड़ देने के लिए है नहीं, 5800 करोड़ हैं, तो इतना तो इनको मिल ही जाएगा। तो ये 7100 करोड़ रुपीस मिलना किस कंपनी को, जिसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ही 3400 करोड़ है, यानी कि जो, और 3400 करोड़ के हिसाब से जो करंट प्राइस है वो कितना है, 133, और टोटल पैसा कितना आने वाला है, 7100 करोड़, यानी कि इसका डबल। यानी कि पर शेयर की अगर हम बात करने लगे तो 270 रुपीस पर शेयर का इनको अमाउंट आने वाला है डीएमआरसी से। और जो बुक वैल्यू है वो 436 की अलग है। तो अब जब इतना सारा पैसा आएगा तो इसकी बुक वैल्यू कितनी बढ़ेगी, और ये पोटेंशियल गेन जो इसका यहां पर पोटेंशियल है आगे तक जाने का, वो कहां तक पहुंचेगा, तो ये बहुत ऊपर जाने वाला है। यहां से इन सारी कैलकुलेशंस के बेस पर बैलेंस शीट में एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो टोटल बोरोइंग है अभी फिलहाल में वो कितनी है कंपनी की, दैट इज 14,000 करोड़, यानी कि 13,928 करोड़। अब 7,100 करोड़ का जब इनके पास कैश आएगा तो या तो उससे वर्किंग कैपिटल पूरी की जाएगी, यानी कि बिजनेस को और अच्छा किया जाएगा, या फिर लोन उतारा जाएगा। अगर लोन यहां से रिपे किया गया तो इनका लोन हाफ रह जाएगा, यानी कि 7,100 करोड़ से भी कम रह जाएगा, 6,900 करोड़ रह जाएगा, जो भी 14,000 करोड़ है। और जो डेट इक्विटी रेशियो है वो इमीडिएटली अच्छी हो जाएगी और कंपनी और बहुत ज्यादा स्पीड यहां से पकड़ सकती है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, जब मैंने इसको फर्दर डीप डाउन जाकर रीड किया, रिलायंस इंफ्रा प्लान सीरीज ऑफ मेजर्स टू प्रून ग्रुप डेट बाय मार्च। तो यहां पर जितना भी डेट है वो मार्च तक का पूरा खत्म करने का इनका मन है, और या फिर थोड़ा बहुत रह जाएगा। अब कंपनी अगर डेट फ्री हो जाएगी तो यही तो परेशानी थी, दूसरी कोई परेशानी है ही नहीं। दूसरी परेशानी क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है दैट कंपनी ऑपरेशनली अगर हम बात करें, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है हर साल, सिर्फ और सिर्फ मार्च 2019 को छोड़कर, जो वन टाइम एक्सरसाइज थी, उसके बाद में लगातार यहां पर कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो परेशानी क्या है, परेशानी थी ये इंटरेस्ट की अमाउंट। अब जब ये इंटरेस्ट ही यहां से खत्म हो जाएगा तो उसके बाद नेट प्रॉफिट ही तो बचेगा। अब नेट प्रॉफिट वाली कंपनी 700 करोड़, यहां 700 रुपीस इसकी बुक वैल्यू हो जाएगी इफ द अमाउंट विल कम इन। तो यहां पर 133 चल रहा है, और जब परचेज किया तो 97 था। तो यहां पर चीजों को समझने की जरूरत है। यहां इस बात की जरूरत नहीं है विवेक भाई, जो घटिया घिसी पिटी कंपनी है उनमें पैसे लगवा रहे हो सबके, तो ना तो देखो मैं यहां पर किसी के पैसे लगवा रहा हूं। यहां पर मेरा मकसद क्या है कि अगर पैसे कमाने हैं तो जो चीज बहुत सस्ती मिल रही है वहां लगाओ ना, जो चीज जरूरत से ज्यादा महंगी है वहां लगा के कैसी बात बनेगी। और अगर जरूरत से ज्यादा महंगी है तो उसके नीचे आने का वेट तो करो, 200 मूविंग एवरेज तक आने का वेट तो करो, अगर वो बहुत ज्यादा ग्रेट कंपनी भी है तो। क्योंकि ग्रेट कंपनीज में पैसे कमाने का तरीका अलग है, एंड अंडर वैल्यूड कंपनीज में पैसे कमाने का तरीका अलग है। एंड यहां पर जो ट्रांसफॉर्म होने वाली कंपनीज हैं, जो टर्न अराउंड स्टोरीज है, उनका तरीका यहां पर अलग है। यहां सारी चीजें बिल्कुल अलग हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि यहां अगर आप देखोगे देन यहां एक ही ये पढ़िए, देखो रिलायंस, मैंने यहां पर पढ़ा था, यस, एज पार्ट ऑफ द कमबैक प्लान रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर रिसीव्ड 550 करोड़ रुपीस ऑफ फंड इन्फ्यूज्ड बाय अनिल अंबानी फैमिली। तो यहां पर अनिल अंबानी फैमिली ने इस कंपनी में 550 करोड़ रुपीस अपनी तरफ से लगाए हैं। यानी कि जो चीज यहां से बेकार होती नजर आ रही थी ना, जब सब कुछ वापस होते हुए नजर आ रहा है तो पैसा आ रहा है कहीं से। अनिल अंबानी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी यूके कोर्ट में, जब चाइनीज कंपनी के साथ उनका एक पर्सनल गारंटी जिस प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने दी हुई थी, जब वहां बातें चल रही थी, तो अनिल अंबानी जी ने बोला था कि वो बैंकरप्ट हैं और फैमिली इनकम जो उनके पास कुछ पैसे बचे हुए हैं, जो फैमिली के हैं या जो उनकी वाइफ की इनकम है, उससे उनका खर्च चल रहा है, उनका गुजारा चल रहा है। अब यहां पर भी अगर हम देखें तो अनिल अंबानी जी ने पैसे नहीं वापस से लगा रहे हैं, अनिल अंबानी फैमिली लगा रही है। तो ये पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा।
और क्यों नहीं आएगा? बड़ी सीधी सी बात है, जब 700 के आसपास की बुक वैल्यू हो जाएगी और चीजें सिर्फ 133 की है अवेलेबल, और ये तो बुक वैल्यू तक की बात है, बुक वैल्यू से शेयर प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चलते हैं। उसका क्या रीजन है? उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। जैसे अगर हम यहां पर बैलेंस शीट में जाने लगे एक बार को और फिक्स्ड एसेट्स में जाकर देखें फिक्स्ड एसेट्स में है क्या क्या, तो यहां अगर आप देखोगे इक्विपमेंट्स हैं 5700 करोड़ के, प्लांट एंड मशीनरी है 5400 करोड़ की, लैंड है यहां पर 350 करोड़ की, बिल्डिंग है 700 करोड़ की। और ये बिल्डिंग बनी कब थी? बहुत पहले बनी थी। तो क्या इस बिल्डिंग की कॉस्ट अभी 700 करोड़ ही होगी जो यहां पर 8 साल पहले बनी थी? जो लैंड इनके पास 350 करोड़ की बची है जो इन्होंने शायद यहां पर ली होगी 2013-14 में, क्या ये अभी भी उतने की बची है? क्या अभी भी इसका प्राइस इतना ही हो सकता है 2000 करोड़ हो गया हो सकता है 1000 करोड़ हो गया हो? क्योंकि एक बार रॉ लैंड ली जाए, उसको डेवलप किया जाए, तो उसके प्राइसेस तो अपने आप में ही बढ़ जाते हैं, किसी और रीजन को लाने की जरूरत नहीं होती। सेम यहां पर इक्विपमेंट्स की बात है, जो इक्विपमेंट यहां पर पहले से इंस्टॉल हुए थे 5 इयर्स पहले, क्या उनकी वैल्यूएशन यहां पर नहीं बढ़ी होगी? जो प्लांट एंड मशीनरी इनकी पुरानी थी, क्या उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी होगी? तो इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा भी बढ़ी होगी, क्योंकि यहां पर डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यूज काउंट भी होती हैं। और ये अदर फिक्स्ड एसेट्स भी हैं। अब इसमें क्या है, अदर फिक्स्ड एसेट्स में डिटेल में बहुत ज्यादा जाना पड़ेगा, लेकिन जो मेन एसेट्स हैं हमें यहां पर तरीके पता चलते हैं कि किस तरह की एसेट्स हैं, यहां पर क्या क्या चीजें हैं। अब इन सब चीजों के चलते मैं तो यहां पर बुलिश हूं। अब यहां पर टेक्निकल चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट के बिना काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो जब मैंने यहां पर इसको 97 पर परचेज किया था, मैं तब का भी टेक्निकल रीजन आपको बता देता हूं कि मैंने तब ये क्यों बाय किया था। अब अगर हम यहां इस चार्ट को देखने लगे तो ये सेम लेवल पर रेसिस्टेंस है, लेकिन सपोर्ट हर बार ऊपर होती गई है। अगर हम यहां इस रेसिस्टेंस को यहां पर मैंने मार्क कर लिया, फर्स्ट यहां पर सपोर्ट कहां पर आई 58 पर, उसके बाद में प्राइस कहां तक गया, जहां तक इससे पहले रेसिस्टेंस थी सेम लेवल तक गया, फिर नीचे आया, लेकिन जो सपोर्ट बनी वो इससे ऊपर बनी, यानी कि एक स्टेप ऊपर। रेसिस्टेंस सेम है, इस सपोर्ट एक पॉइंट ऊपर है। उसके बाद में यहां पर फिर से सेम लेवल पर रेसिस्टेंस लिया, लेकिन सपोर्ट कहां बनी, एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर बनी। फिर इसने सेम लेवल पर रेसिस्टेंस लिया, लेकिन सपोर्ट थोड़ी सी और ऊपर बनी। अब जब ये मल्टीपल 3-4 सपोर्ट्स ऊपर बनती जाती है ना, तो ये डाउ थ्योरी में स्टेप्स होते हैं, और ये हमेशा बहुत बेहतरीन काम करता है अगर बिजनेस यहां पर रिवाइवल में हो या बिजनेस यहां पर ग्रोथ में हो, एंड बैलेंस शीट या तो अच्छी ऑलरेडी हो या अच्छी हो रही हो। इन द रिसेंट पास्ट, यहां पर रिसेंट पास्ट में सारी चीजें अच्छी हो रही थी। तो उस टाइम पर 97 पर जब ये प्राइस था, वो करीब ये वाला लेवल था, और ये वाला लेवल भी यहां पर एक काउंटर अटैक हुआ था। इसको मैं काउंटर अटैक कहता हूं, इस पर्टिकुलर कैंडल को, जिसको एनगल्फिंग पैटर्न भी कहते हैं, कि ऊपर से वापस से नीचे आना शुरू हुआ, और ग्रीन कैंडल ने पुरानी वाली, इससे पहले वाली रेड कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लिया, यानी कि इसके नीचे ओपन हुआ और इसके ऊपर जाकर क्लोज हुआ। पूरी की पूरी जितनी गिरावट थी सारी की सारी रिकवर हो गई। ये एक बहुत अच्छा चांस होता है यहां पर सपोर्ट पर खरीदने का, किसी चीज को यहां पर इसको खरीदा, उसके बाद में इसमें लगातार रॉकेट लगा हुआ है। लेकिन अभी ये कहां तक जाता हुआ नजर आता है, ये भी एक बार बात कर लेते हैं। ये सबसे पहले जो अब यहां पर मेजर रेसिस्टेंस आता है, वो कहां आता है इसमें? मेजर रेसिस्टेंस के लिए हम बात करें तो ये एक यहां पर रेसिस्टेंस है जहां पर पहले 2 बार सपोर्ट आई। इस 2 लेवल पर जहां पहले 2 बार सपोर्ट आई है, जब नीचे से जाती है चीजें, तो ये एक तरह से रेसिस्टेंस का काम करता है। तो एक जो फर्स्ट रेसिस्टेंस आता है वो आता है 286 पर। अब 286 की अगर हम बात करने लगे करंट प्राइस से लेकर यहां तक, तो ये सबसे पहले तो 113% का पोटेंशियल गेन यही है। उसके बाद में ये तो एक फर्स्ट रेसिस्टेंस है, हो सकता है यहां पर हल्का सा रुके, लेकिन ऊपर जाने की ये काबिलियत रखता है, क्योंकि बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है एंड कंपनी इज गेटिंग बेटर। फैमिली, जो प्रोमोटर्स फैमिली है, वो अपना पैसा लगा रहे हैं, 70-100 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा अलग से आने वाला है। बिजनेस यहां पर अपने आप से अच्छा हो जाएगा। अब जो सेकंड यहां पर रेसिस्टेंस आता है वो इस लेवल पर आता है, जो ये रेंज बनी हुई है, ये है 618। तो अगर हम करंट प्राइस से लेकर 618 तक की बात करने लगे, तो ये कितने यहां से पोटेंशियल गेन है, 354%। अब अगर हमारा शेयर करंट प्राइस से 4.5 टाइम्स हो जाए, यानी कि अपना खुद का जो प्रिंसिपल अमाउंट है 354% का गेन, तो यहां पर 4.5 टाइम्स हो जाए, तो उसको मल्टीबैगर ही तो कहते हैं यहां पर। और अगर इतना मल्टीबैगर होने में इसको 5 इयर्स भी लग गए, 5 इयर्स में अगर 5 टाइम्स हमारा कोई शेयर हो गया, तो इससे अच्छी रिटर्न कहीं मिलती है क्या? अब पॉइंट ये आता है, विवेक भाई अब इसको पकड़ें कैसे? ये तो लगातार यहां पर हम देखें तो सर्किट लगा रहा है, लेकिन सर्किट लगा रहा है, लेकिन इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है, क्योंकि अगर सिर्फ सर्किट पर
पर खुलता और सर्किट ही लगा रहता तो ये इतनी लंबी लंबी कैंडल्स नहीं बनती। इतनी लंबी कैंडल्स तभी बनती है जब नीचे खुलता और बाद में ऊपर जाता है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज हमेशा होती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कोई चीज लगातार भाग रही हो इस तरीके से तो उसके नीचे आने के चांसेस भी होते हैं। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना, नीचे आने के चांसेस होते हैं। अब जब नीचे आने के यहाँ पर चांसेस होते हैं तो क्या किया जाए? मैं यही कहता हूं कि भैया पार्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं, मैं आपको बता नहीं रहा हूं कि आप ऐसा करो, यहां पर स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं, पार्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब हमें पता है दैट बुक वैल्यू इज गोइंग टू बी 700 रुपीज, द करंट प्राइस इज 133, देन वहां तक तो जाना ही है। अब कितनी बार ऊपर नीचे होकर जाएगा ये मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ये ऑपरेटर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ये सब चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक सिंगल रॉकेट में 700 चीजें नहीं पहुंचती हैं। हमेशा ऊपर नीचे प्रॉफिट बुकिंग के साथ चलता है, क्योंकि कुछ वीक हैंड्स 20% के प्रॉफिट बुक करके यहां पर बेचने के लिए आ जाएंगे, कुछ 200% पर आएंगे, कुछ 50% पर आएंगे। तो जो बेचने के लिए आएंगे कहीं ना कहीं तो प्रेशर क्रिएट होगा। तो उस प्रेशर जो आता है उस माल को भरने के लिए ऑपरेटर को और लिक्विडिटी चाहिए होती है, उसको खरीदने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो इस जिगजैग वे में ऊपर चीजें चलती हैं। तो यहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, अगर हमें कोई अच्छा स्टॉक मिल जाए जिसका अल्टीमेट टारगेट 100% से ज्यादा हो, तो जब 100% जब तक ना पहुंचे ना, तब तक फर्स्ट इन्वेस्टेड अमाउंट को कभी नहीं बेचना चाहिए। और बीच में जितनी बार भी गिरे वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए घबराने के बदले, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाकर इक्विटी ट्रेडिंग जितने भी लोग करते हैं वो सीरियसली कभी भी उतने मोटे पैसे नहीं बना पाते जितने राकेश झुनझुनवाला जी ने या पीटर लिंच ने अपनी कंपनी के लिए, या राकेश झुनझुनवाला वारेन बफेट जी ने कमाए हैं। यहां पर स्टॉप लॉस जो लगाया जाता है वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग में लगाया जाता है। एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग करने के लिए वी नीड टू बी फुल टाइम ट्रेडर, एक प्रोफेशनल होने की जरूरत होती है। फुल टाइम प्रोफेशनल की बात कर रहा हूं, नौकरी के साथ में इंट्राडे या डेरिवेटिव्स नहीं किया जाता। ये यहां पर एक गलत तरीका है ट्रेड करने का। तो यहां समझना है, समझदार बनना है। अगर मोटे पैसे इसी तरह से कमाने हैं तो सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इन सब चीजों को मैं अपनी जो मेरी पर्सनलाइज क्लासेस होती हैं मैं आपको बता दूं, सारी मैं हमेशा डिस्कस करता हूं। और लेटेस्ट बैच में, इससे पहले भी बैचेस में मैं इस तरह के शेयर्स बहुत पहले डिस्कस कर चुका होता हूं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं आपको, रिलायंस पावर को जब मैंने डिस्कस किया था वो 4 रुपीज पर चल रहा था। अभी तक सारे उन स्टूडेंट्स ने रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं उसी की वीडियो 4 रुपए पर यहां पर बनाता तो बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता, क्योंकि सारी चीजों को समझने के लिए एक डिटेल्ड लंबा डिस्कशन जो 3.5 आवर्स की सिंगल क्लास होती है, 6 क्लासेस टोटल होती हैं, तो यहां पर 20 आवर्स की अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है एक सीक्वेंस में, एक तरीके से। न्यू बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12th Feb। मैं यहां पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज बता रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो डीप डाउन जाकर और ज्यादा शिद्दत के साथ सीखना चाहते हैं, तो उनकी अपॉर्चुनिटी निकले नहीं कि विवेक भाई आपने बताया तो होता, हम तो रेडी थे। सो आई एम टेलिंग यू 12th Feb को नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर ज्वाइन करना है तो नीचे नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। और वीडियो को देखते रहना, यहां पर सीखते रहना। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।